हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने जेई का टाइम सेवर कोर्स और उसका पहला चैप्टर दैट इज मोल कंसेप्ट या फिर आप बेसिक मोल्स के नाम से भी जान सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, ये आपका टाइम सेवर कोर्स है, ये एक्चुअली आपका टाइम बहुत सेव करने वाला है, तो आप देख ही लोगे। और कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि टाइम सेवर कोर्स का मतलब ये है कि आपको बहुत तेज पढ़ा दिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अभी आप देखेंगे कि हम हर एक चीज कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे और हर एक चीज को बहुत ही ढंग से सीखते हुए चलेंगे। तो आइए, क्योंकि टाइम सेवर कोर्स है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स के साथ। तो हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने आ रहे हैं, वो है आपका बेसिक मोल्स। ठीक है, बेसिक मोल्स मतलब मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीजें आप लोगों ने आराम से सीखी 11th क्लास में, बट फिर भी हम इसका क्विक रिव्यू लेंगे और देखेंगे कैसे हम लोग चीजों को यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जब हम बात करते हैं बेसिक मोल्स के अंदर, बात करते हैं एटॉमिक मास की, कि हम एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखो अगर हम एटॉमिक मास को डिफाइन करने चले सिंपल टर्म्स में, एटॉमिक मास को हम सिंपल टर्म्स में क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम। लेकिन हम जब की बात कर रहे हैं, जब एक एटम का मास कैलकुलेट करना आसान नहीं होता था, ऐसा कोई डिवाइस नहीं था जो आपको एक एटम का मास कैलकुलेट करके बता दे, तो फिर हमने एटॉमिक मास की जगह क्या किया, एक दूसरा टर्म डिफाइन किया, हमने बोला रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या बोला? रिलेटिव एटॉमिक मास। एक्चुअली हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू बनाई और उसके रिस्पेक्ट में क्या किया, एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना शुरू किया। तो आप सभी जानते हो हमने जो स्टैंडर्ड वैल्यू ली थी वो ली थी 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, और अब हमें जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक मास या रिलेटेड मास निकालना था, हमने उसके एक एटम के मास को इससे कंपेयर करना शुरू किया। वो कंपेयर हम करते थे वेपर डेंसिटी मेजरमेंट से और उन मेथड्स के थ्रू, तो उन मेथड्स पे हमें नहीं जाना है, बट हाँ हम एक एटम के मास को इस वैल्यू से कंपेयर करते थे और इसके बेसिस पर हम लोगों ने क्या करना शुरू किया, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना शुरू किया। तो आप समझो बड़ा ही आसान होता है, या फिजिक्स में भी देखते हो कि आपको जिस चीजें, मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, लेट्स से ए का मास है 5 किलो और बी का मास है 10 किलो। बताओ ए का मास रिलेटिव टू बी कितना होगा? हाँ, हाफ होगा ना। क्या आपने उसको हाफ किलो बोला? नहीं, आपने सिर्फ क्या बोला, हाफ। और आपने क्या किया, आपने सिंपल ए के मास को बी से डिवाइड कर दिया। अगर मैं आपसे बोलता मास ऑफ बी रिलेटिव टू ए बताओ, तो हाँ, तो आप इसको 5 से डिवाइड कर दे। मतलब ये चीज आप अच्छे समझते हो कि जिसके रिलेटिव निकालते हैं उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अच्छा, किसका मास निकालना था? ए का मास जब रिलेटिव टू बी निकालना था तो ए के मास में आपने बी से डिवाइड किया। जब बी का मास ए के रिलेटिव निकालना था तो आपने बी के मास में ए के मास से डिवाइड किया। तो एग्जैक्टली यही काम हम यहां पर करते थे। अगर आपको किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, तो आप कैसे कैलकुलेट करते थे? आप उस एलिमेंट के एक एटम का मास ले लो। सो मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट। तो जिस एलिमेंट का आप रिलेटेड मास निकालना चाहते हो उसके एक एटम का आप मास लोगे। ठीक है, और उसके एक एटम के मास को आप डिवाइड कर दोगे इस वैल्यू से, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेटेड मास का फॉर्मूला लिख सकते हो। कई बार क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनके अंदर वो इस यूनिट को बदल देता है, तो वो यूनिट को जब वो बदल देगा तो इस फॉर्मूले के बिना आप चीजों से डील नहीं कर सकते। मैं आपसे बोल दूं कि उसने 1/12 को 1/6 कर दिया, तो यहां 1/6 आती चीजें क्या हो जाएंगी, बदल जाएगी, और उसी के हिसाब से आपके आंसर्स भी चेंज होंगे। खैर उनकी बात अभी हम करेंगे। अभी कुछ और चीजें देखते देखे रिलेटेड मास के बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो कुछ और चीजें, ये सब चीजें देखो, इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जानते हैं कि भाई जब हम अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक मास इससे कंपेयर करते थे तो हमारे पास एक वैल्यू आती थी। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं लिखना चाहता हूं मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, तो ये आप सभी जानते हो कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम जो है वो एक्सपेरिमेंटली कितना आता था, 16 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। बोलो सही है? अगर मैं ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन ले लूं तो मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम जो था वो कितना आता है, 16 इंटू दिस वैल्यू, सॉरी 16 लिख दिया, 14 इंटू 1/12 इंटू दिस वैल्यू। अगर मैं इसकी जगह सल्फर एटम ले लूं तो मास ऑफ 1 सल्फर एटम कितना रहा था, 32 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। यानी हर एलिमेंट के एक एटम के मास को हम इस वैल्यू से इस तरह से कंपेयर करके लिख सकते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, बार बार ये वैल्यू लिखनी पड़ रही है आपको, बार बार। देखो मैं तो लिख भी नहीं रहा, कितना आलस आ रहा है मुझे, जोर आ रहा है इसको लिखने में।
तो क्योंकि हमें इसे बार बार लिखना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, इसको एक यूनिट नाम देते हैं। इसको हमने नाम दे दिया AMU। क्या नाम दे दिया? AMU। और अब आज के बाद ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना हो गया? 16 AMU। नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना हो गया? 14 AMU। और सल्फर के एक एटम का मास कितना हो गया? 32 AMU। ये बात समझ में आती है? बिल्कुल अच्छे से आती है ना। AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट है। और अब आप देख सकते हो एक AMU की वैल्यू कितनी है? 1/12 इंटू कितना हो जाएगा? मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। चलो मैं वापस आता हूं थोड़ी देर में यहाँ पे। हम यहाँ पर आते हैं। मान लो आपको ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है। एक डिफरेंस सिखा रहा हूं, बस उसको ध्यान लेना, वो आपको पता होना चाहिए। और एक ये डेफिनेशन है ना, ये फॉर्मूला तो आसान है, जिसके रिलेटिव निकालते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं निकालना चाहता हूं तो देखो मैं ऊपर क्या लिखूंगा? मैं ऊपर लिखूंगा मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम लिखूंगा। बताओ नीचे क्या लिखूंगा? नीचे लिखूंगा 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। बोले करेक्ट है? तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन में कितना दूंगा? 16 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, 16 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। बोले सही है? दिस डिवाइड बाय ये क्या बन जाएगा? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो देखो सॉरी, ये 1/12 यहां पर भी आएगा, तो 1/12 से 1/12 गया। देखो ये क्वांटिटी सिर्फ कितनी आ जाएगी? 16 मतलब ये क्वांटिटी कैसी होगी? यूनिटलेस होगी। कैसी होगी? यूनिटलेस होगी। ठीक है, और वहीं देखो आप ऑक्सीजन के एक एटम का मास लिखो तो वो कितना आ रहा है? 16 AMU आ रहा है। तो आपके पास दो टर्म होते हैं, एक होता है एटॉमिक मास और एक होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो बस यही इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है कि अगर आप किसी स्पीसी का एटॉमिक मास लिखो उसकी यूनिट होगी। जैसे मैं आपसे बात करूं ऑक्सीजन, तो यहां पर आप देखो मैं एक बार के लिए थोड़ी सी जगह है, ये आपको समझ में आ गया है ना? ये आप कॉपी करना चाहो तो कर लो, या मैं काम करता हूं थोड़ी सी जगह ले लेता हूं आपसे यहाँ पे, इसको टाइप है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं मुझे। तो अब आप समझो मेरी बात को। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि ऑक्सीजन के लिए मैं दो चीजें लिख सकता हूं। एक लिख सकता हूं 16 AMU और एक लिख सकता हूं सिर्फ 16। पूरा समझ में आ रहा है? तो जो 16 है ये क्या है? हाँ, ये ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है। अब बताओ ये 16 AMU क्या है? हाँ, आप इसे एटॉमिक मास बोल सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊं आप इसे ऐसा बोला करो, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम ये बोला करो आप इसे। मतलब आज के बाद आपको कभी किसी का मास AMU में लिखा मिल गया तो वो उसके एक एटम का या कुछ एटम्स का मास होगा। ठीक है, तो अगर आपने 16 बोला तो वो ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है, और अगर आपने 16 AMU बोला तो वो ऑक्सीजन के एक एटम का मास है। वैल्यूज दोनों की सेम है, लेकिन यूनिट में फर्क है, जो आपको समझ में आना चाहिए। आ गया? चलिए, बहुत ही बढ़िया। फिर ये तो गांव का बच्चा जानता है कि 1 AMU की वैल्यू, हमारे पास एक डिवाइस आया मास स्पेक्ट्रोमीटर, जिसने हमें कार्बन 12 का एटम का मास बताया। ठीक, 1.99 × 10⁻23 ग्राम। उसको आप डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो 1 AMU की वैल्यू आपको मिलती है 1.66 × 10⁻24 ग्राम। और आप सभी के लिए मैं इसे 1/Na लिख सकता हूं। Na आपके लिए नई चीज नहीं है, Na इज एवोगैड्रोस नंबर। तो जो 1 AMU होता है वो 1/Na ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। और इस तरह से आप एक एलिमेंट का क्या डिफाइन कर सकते हो? एटॉमिक मास। जो बेसिक चीज है वो सिर्फ इतनी सी, जो येलो कलर में यहां पे लिखी हुई है, सिर्फ ये चीज को आपको ध्यान रखना है। रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिटलेस होता है, जबकि एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है? AMU होती है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। एटॉमिक मास डिफाइन कर दिया, रिलेटिव एटॉमिक मास डिफाइन कर दिया। इसके बाद हम एक और टर्म डिफाइन करेंगे जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ मोलर मास। क्या बोलते हैं हम इसे? हम इसे बोलते हैं मोलर मास। अब मोलर मास को डिफाइन करने के लिए पहले आपको मोल के बारे में पता होना चाहिए, और मोल तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है ना भाई? किसी भी सब्सटेंस के अगर मैं एक मोल की बात करूं तो एक मोल, हाँ, एक मोल होता है 6.023 × 10⁻23, जिसे हम एवोगैड्रोस नंबर Na से जानते हैं। ये जो है यूनिट्स हैं, आप इनको एंटिटीज बोल सकते हो, मैं इनको जनरली पार्टिकल्स बोलता हूं। तो ये पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। तो ये बहुत ही फोकस्ड होकर पढ़े। ठीक है, हो सकता है आपको चीजें आती हो सकता है नई चीजें आपको सीखने को मिले। स्किप कुछ भी ना करें। ठीक है, अगर आप बहुत ही कंफर्टेबल हो तो आप स्किप कर सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल ना करें। तो अगर आपने किसी चीज के आगे एक मोल लगा दिया तो वो सिंपली इस नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। मान लो मेरे पास ये पेन है, तो आपने इसके आगे एक मोल लगा दिया तो मेरे पास 1 मोल पेन हो जाएंगे।
है ना, ये कंप्यूटर या स्क्रीन है, इसके आगे 1 मोल लगा दिया, आपके पास 1 मोल स्क्रीन हो जाएगी। तो 1 मोल का मतलब ये नंबर है, जिसके आगे आपने 1 मोल लगा दिया उस नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इस टर्म की, मोलर मास। डेफिनेशन पे ध्यान देना, मोलर मास क्या होता है? मोलर मास इज एक्चुअली मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम्स। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास अगर आप ग्राम में लिख दो तो उसे हम उसका क्या बोलेंगे? मोलर मास। मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए जिसका मास है 5 किलोग्राम। चलो पहले एक काम करते हैं, पहले हम इसका मास 5 ग्राम ले लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे मेरी भावनाओं को, बट स्टिल 5 ग्राम मुझे इसका मोलर मास निकालना है। तो हिसाब है, एक पेन 5 रुपए का, या लो एक ऑब्जेक्ट 5 किलो का है तो 10 ऑब्जेक्ट कितने के होंगे? हाँ 50 किलो। तो बस वही तो है, एक ए का मास 5 ग्राम है। तो अगर आपको मोलर मास ऑफ ए निकालना है, दैट मीन्स आपको मास ऑफ 1 मोल ए लिखना है। लेकिन लिखना किस में है भैया? ग्राम में। ठीक है, एक ए का मास कितना है? 5 ग्राम, उसको मल्टीप्लाई कर दो Na से, तो ये आ गया इसका मोलर मास, खत्म। अगर मान लो ये 5 किलोग्राम होता तो, हाँ समझ गए ना आप भाई, हमें तो मास ग्राम में चाहिए ना, तो पहले हम उसे ग्राम में बदल देते और इनटू क्या कर देते? Na कर देते। बोलो दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है तो समझ में भी आना चाहिए कि बेसिकली इतनी सी बात है कि अगर आपको किसी चीज का याद नहीं रखना पड़ेगा, अभी बस मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। किसी भी चीज का मोलर मास निकालना है तो आपको क्या लिखना है? उसके 1 यूनिट का मास, मास ऑफ 1 यूनिट, और वो भी आपको किसमें लिख देना चाहिए? ग्राम में, और उसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए एवोगैड्रो नंबर से। कोई फॉर्मूला नहीं है, ऑब्जर्वेशन है, याद नहीं रखना, देखे पढ़े और भूल जाएं, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि मोलर मास हम किस चीज को बोलते हैं। अभी हम इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे कि अगर मुझे किसी एलिमेंट के एक एटम का मास पता हो, एक एटम का मास, तो मैं उसका मोलर मास निकाल सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि भैया मुझे आप मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करके दिखाओ, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करो, तो भाई मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होगा? मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन इन ग्राम्स होगा ना? ठीक है, बढ़िया। अब आप देखो, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन ग्राम किस लिखेंगे? तो हम लिखेंगे मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, लेकिन उसे भी किसमें लिखेंगे? ग्राम्स में, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? Na से। ये सीखा पता ऑक्सीजन के एक एटम का मास ग्राम में कितना होगा? हाँ बहुत बढ़िया। अभी हमने सीखा था कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास तो कितना होता है भैया? 16 AMU होता है, और इनटू Na। और भाई अभी देखो, अभी मैंने बात की, अभी आओ आओ जल्दी आओ। अरे कहाँ हो भाई, नाराज हो? ये रे 1 AMU कितना होता है? 1/Na ग्राम। अभी भी देखा मैंने, उठा के रख दो वैल्यू, तो 16 इंटू 1/Na इंटू Na। तो भैया ऑक्सीजन का मोलर मास सीधा ही 16 ग्राम। ये आप प्रूव कर सकते हो, है ना? 1/1 AMU कितना होता है? 1.66। तो अगर आप 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 के लिए निकालोगे, वो अपने आप Na की इक्वल आती है। तो इतना भरोसा तो खैर आप मुझ पे रख सकते हो, और आपको पता भी है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये आ गया 16 ग्राम। तो अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? याद रखने वाली बात यह है कि आपने अभी एक एलिमेंट ऑक्सीजन के लिए 3 चीजें निकाली, एक 16 AMU और एक 16 ग्राम। ये आपसे कोई पूछने नहीं आएगा, लेकिन आपको इनका मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि तभी तो आप आगे चीजों को यूज कर पाओगे। तो 16 AMU और 16 ग्राम में क्या फर्क है? 16, हाँ वेरी गुड, ये ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है। 16 AMU ये मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम है। और ये क्या है? दिस इज मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। बस ये आपको समझ में आना चाहिए, कभी भी यूज आए तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है? इसका मतलब आज के बाद अगर मुझे किसी एलिमेंट की शक्ल पता है, क्या है? एलिमेंट की शक्ल पता है, जैसे मैं आपसे बोल दूं आयरन, और अब मैं आपसे बोलूं बताओ आयरन का मोलर मास बताओ, आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है? 56। उसके आगे ग्राम लगा दो, ये आयरन का क्या बन जाएगा? मोलर मास बन जाएगा। अभी मैं आपको लिखवा भी देता हूँ कुछ कॉमन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस, बट अभी आप फोकस करें। किसी ने बोला कैल्शियम का, भाई कैल्शियम को आप जानते हो, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, ध्यान रखना। अब 40 को उसका रिलेटेड मास है, अगर इसके आगे AMU लगा दूं तो हाँ ये ऑक्सीजन के एक एटम का, सॉरी कैल्शियम के एक एटम का मास है, और 40 ग्राम लगा दो तो ये कैल्शियम का मोलर मास है। और कभी कभी आपके पास अननोन एलिमेंट आ जाते हैं। मान लो ना बोल दिया कि एलिमेंट था X,
उसके एक एटम का मास है 2.3 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बताओ इसका मोलर मास कितना होगा। अब ये एलिमेंट एक्स कौन है पता नहीं, पता होता तुम उसके एटॉमिक मास का ग्राम लगाया था लाइक दिस, पर यहां तो पता ही नहीं है तो मत होने दो, कोई बात नहीं। क्या ये उसके एक एटम का मास है, क्या ये उसके एक एटम का मास है। इसको मल्टीप्लाई कर दो Na से, बस सॉल्व हो गया, ये इसका मोलर मास है। तो मोलर मास निकालना आना चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए आप इसके अंदर, क्योंकि आगे तक काम में आता रहता है, आपको खुद को ये चीज समझ में आनी चाहिए। आई होप मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो अब ये सब सीखने के बाद कि मोलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव मास में क्या डिफरेंस होता है, हम चलते हैं आगे और कुछ और चीजों से बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं। चलिए तो ये हो गया मोलर मास। मैं आपको कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास बताने वाला था। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, हीलियम का कितना होता है 4, ठीक है, लिथियम आप लेना चाहो ले लो 7 होता है, बोरोन आपके पास इन जनरल आप 10 लेकर चलते हो, कार्बन कितना हो गया 12, नाइट्रोजन कितना होता है 14, ऑक्सीजन कितना होता है 16, ठीक है। इसका बाद सोडियम कितना होता है 23, मैग्नीशियम कितना होता है 24, क्योंकि आपके काम में आते रहते हैं तो याद तो वैसे आपको होंगे। एल्यूमिनियम होता है 27, देन आप क्या होता है फॉस्फोरस जो कि होता है 31, सल्फर कितना होता है 32, क्लोरीन कितना होता है 35.5, उसका बाद पोटेशियम जो कि कितना होता है 39, कैल्शियम जो कि कितना होता है 40 और क्रोमियम पे चले जाओ जो कि होता है 52, देन आप आ जाओ आयरन जो कि क्या होता है 56, ठीक है, जो जनरली काम में आते हैं। निकल 58 होता है, कोबाल्ट 60 होता है, बट इतने काम में नहीं आते हैं इसलिए स्किप कर रहा हूं उनको मैं। तो ये 56 हो गया। उसके बाद आप आ जाओ ब्रोमीन पे। ब्रोमीन कितना होता है 80 के, अच्छा ब्रोमीन से पहले कुछ और रह गए, कॉपर ले लो। कॉपर कितना होता है 63.5, ठीक है। जिंक आपका कितना होता है 65, फिर आप ले लो ब्रोमीन जो कि क्या होता है 80 के बाद आप आ जाओ सिल्वर पे, आ जाओ सबसे ज्यादा काम में आता है 108, देन आप आ जाओ आयोडीन पे जो कि होता है 127, फिर आप कहाँ चलना चाहोगे, गोल्ड अगर आप लेना चाहो तो ले लो, गोल्ड होता है 197, मरकरी आपके पास होता है 200, लेड आपका जनरली होता है 208, और बाकी किसी जरूरत पड़ेगी तो वो आपको मिलते रहेंगे लोड नामे। ये कुछ है जो आपको कॉपी करके रख लेने चाहिए, क्वेश्चंस में कहीं काम में आते रहेंगे तो हम उनको देखते रहेंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। इसके बाद चलते हैं आगे और मूव करते हैं अपने प्लेटिनम लिख लेना चाहो तो प्लेटिनम 195 होता है, गोल्ड से जस्ट पहले आता है, वो भी ऐड कर लो इसके अंदर। चलिए ये तो हुआ एक एटम के लिए, यानी एटॉमिक मास ग्राम। अच्छा हाँ, एक और बहुत अच्छी चीज याद आ गया मुंह से बोलते बोलते, है ना, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, है ना, मोलर मास को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास के नाम से भी, क्योंकि हमने क्या किया, हमने सिंपल एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगा दिया। देखो 16 था, 16 ग्राम लगा दिया, इसलिए इसको ग्राम एटॉमिक मास भी बोल देते हैं, तो ध्यान रखना।